नमस्कार। इससे पूर्व की जो हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा करी कि पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में स्वरूप क्या होना चाहिए, उनका महत्व क्या है और पाठ्य पुस्तकों के प्रकार क्या है। जब हमने प्रकारों की बात करी तो हमने 4 प्रकारों की बात करी, जिसमें सबसे पहले हमने जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है वो, उसके बाद में पूरक पुस्तकें और पूरक पुस्तकों के बाद में अभ्यास पुस्तकें एंड उसके बाद में संदर्भ पुस्तकों की बात करी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न गुण, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके गुण किस प्रकार की होनी चाहिए। गुण से यहाँ मेरा तात्पर्य है उनकी वो किस प्रकार की होनी चाहिए या क्या गुण होने चाहिए, उनकी उपयोगिता क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, उससे है। तो पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न गुणों पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा ज्ञान की वृद्धि, यानी पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे भाषा में ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ज्ञान की क्रमबद्धता होनी चाहिए, साहित्य की विविधता होनी चाहिए, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और उपयोगिता होनी चाहिए। ये कुछ पाठ्य पुस्तकों के गुण होने चाहिए। यानी यदि ये सारे बिंदु, ये सारी बातें, ये सारी जो उपयोगिता है वो यदि समाहित है तो हम कह सकते हैं कि वो पाठ्य पुस्तकें एक उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तक हैं और वो पठन योग्य है या उनकी उपयोगिता है जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी। सबसे पहले बात कर रहे हैं भाषा ज्ञान की वृद्धि, यानी हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे भाषा ज्ञान की वृद्धि होती है। भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण होता है भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना। यानी कोई भी जो भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे पहला गुण है, सबसे पहली उसकी एक विशेषता होनी चाहिए, भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के पाठों एवं इकाइयों में साहित्य की विधाओं के साथ साथ भाषा के गहन ज्ञान एवं कौशलों की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमने अभी भी पहले की चर्चा में भी कहा कि साहित्य की विधाओं की जब हम बात करते हैं तो गद्य, पद्य और व्याकरण आता है और विधाओं के साथ साथ भाषा के गहन ज्ञान और कौशलों की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा जो विशेषता या गुण जिसे हम कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकों की, वो है जीवन से संबंधता। कोई भी पाठ्य पुस्तक है, रुचि विद्यार्थी की कब बढ़ती है, जब उस ज्ञान का जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो अधिगम हमारा है और जो पठन योग्य जो सामग्री है उससे हमारे जीवन का क्या संबंध है। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान की आधारशिला भूतकाल पर उद्देश्यों का निर्माण और वर्तमान पर और उपलब्धियों की आकांक्षा भविष्य पर टिकी होती है। यानी ज्ञान की आधारशिला भूतकाल पर है, उद्देश्यों का निर्माण वर्तमान पर है और उपलब्धियों की आकांक्षा भविष्य पर होती है। विद्यार्थियों के जीवन में अर्जित ज्ञान की संबंधता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अजर और अमर संपत्ति है। पाठ्य पुस्तकों में समाहित ज्ञान अनुभव आधारित होना चाहिए। देखिए, जीवन में संबंधता से यह है कि जो भी पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान दिया है उसकी आधारशिला क्या है, भूतकाल है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि संक्षिप्त रामायण है, संक्षिप्त महाभारत है, बुद्ध चरित्र है या जीवनियाँ है, या फिर हम किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं, संस्मरण पढ़ रहे हैं, किसी के लेख पढ़ रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है उसकी आधारशिला भूतकाल है, यानी जो घटित हो चुका है। उद्देश्यों का निर्माण और वो जो ज्ञान है उसमें उद्देश्यों का निर्माण क्या है, वर्तमान, यानी वर्तमान जो हमारा चल रहा है उन उद्देश्यों को लेकर के, और उससे उपलब्धि की आकांक्षा भविष्य पे है। यानी पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का समावेश हो। वो हमारा बीता हुआ कल, अभी जो चल रहा है वो, और आने वाला कल, सभी से संबंधित होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे विद्यार्थियों के जीवन में जो अर्जित ज्ञान है उससे संबंधता बनी रहती है, क्योंकि ज्ञान अजर और अमर संपत्ति है, कभी समाप्त नहीं होने वाली। सब कुछ समाप्त हो सकता है लेकिन किसी के ज्ञान को ना चोर चुरा सकता है,
ना पानी बहा सकता है और ना अग्नि जला सकती है, वो अजर और अमर है। तो पाठ्य पुस्तकों में समाहित ज्ञान अनुभव पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान की क्रमबद्धता। पाठ्य पुस्तकों में सूचनाओं तथा ज्ञान का क्रम सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, प्रकाश से अंधकार की ओर होना चाहिए और शिक्षा सूत्र के आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए, जब हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं तो जब कोई भी अध्यापक कक्ष में जाता है और अपने विद्यार्थियों से जब वो संबंध जोड़ता है पठन सामग्री को लेकर के, तो वो ज्ञान से सरल से जटिल की ओर लेके जाता है। यानी विद्यार्थी जिस वस्तु के बारे में, जिस विषय के बारे में, जिस सामग्री के बारे में, जिस क्षेत्र के बारे में, या जो विद्यार्थी जानते हैं, उस जानने को के सूत्र को पकड़ करके अनजान यानी सरल से, जो सरल चीज है वहां से, क्योंकि देखिए हम बताएं कि हम सबसे पहले जब प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन, और उसके बाद में वर्णमाला, वर्णमाला के बाद में शब्द, शब्द के बाद में वाक्य, और वाक्य के बाद में गद्यांश और पद्यांश। तो सरल से जटिल की ओर, और ऐसे ही ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमने कहा कि हमने विद्यार्थियों से, मान लीजिए कि हमने विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा और हमने विद्यार्थियों से कहा कि भारतवर्ष में कितने राज्य हैं। विद्यार्थियों ने बता दिया कि ये इतने राज्य हैं। अब मान लीजिए हमने दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों से पूछा कि राज्यों के नाम बताइए। विद्यार्थियों ने राज्यों के नाम भी बता दिया। अब हमने अचानक कह दिया कि झारखंड की, हमने कह दिया बिहार की, हमने कह दिया असम की, हमने कह दिया राजस्थान की, हमने कह दिया हरियाणा की। इनकी विशेषता क्या है, इनका क्षेत्रफल कितना है, या किसी एक राज्य को लेकर के। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाना, यानी जो चीजें उनकी जो दृष्टि में जो चीजें साफ हैं, जो उन्हें पता है, जिनके बारे में वो जानते हैं, जिनके बारे में उनके मन में कोई संशय नहीं है, उससे उनको अंधकार, अंधकार यानी प्रकाश, यानी उनको जिज्ञासा की ओर, तो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाना और शिक्षण सूत्र के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में बोधगम्यता प्रतीत होती है तथा वह विषय के बोध के साथ साथ भाषिक तत्वों के क्रमिक ज्ञान को भी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और साहित्य की विविधता, यानी जो पुस्तकें हैं, एक अच्छी पुस्तक है, उसकी विशेषता, उसका गुण क्या होना चाहिए, साहित्य की विविधता। भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आवश्यक है कि साहित्य की सभी विधाओं यथा गद्य, पद्य और व्याकरण, नाटक, निबंध, कहानी, कथा, संस्मरण आदि का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक काल की रचनाओं का संकलन, शैलीगत विविधता एवं प्रकृति के वर्णनात्मक, भावात्मक, कथात्मक, विचारात्मक लेखों का संकलन पुस्तक की विविधता प्रदान करता है। साहित्यिक विविधता, साहित्यिक विविधता में सबसे पहले हम साहित्य की विधाओं की बात कर रहे हैं, और वहाँ हमने मुख्य जो 3 विधाएं हैं, गद्य, पद्य, व्याकरण, उसके बाद में नाटक, निबंध, कहानी, कथा, संस्मरण आदि का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व मतलब जो भी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में इन सारी विधाओं का कोई थोड़ा बहुत समावेश होना चाहिए। मान लीजिए कि गद्य उसमें 50% है, तो पद्य उसमें 30% है, 20% व्याकरण है, 5% नाटक है, 2% निबंध है, 2% कहानी है, 1% कथा या संस्मरण है, सब होने चाहिए। साथ ही प्रत्येक काल, यानी जितने भी काल हैं हमारे, उन कालों की रचनाओं का संकलन भी होना चाहिए, शैलीगत विविधता भी होनी चाहिए, और वर्णात्मक, यानी किसी वर्णन, जो कहानी, कथा, संस्मरण, नाटक है, वो वर्णन आधारित भी होनी चाहिए, भावात्मक, कथात्मक, विचारात्मक सभी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो का संकलन है लेखों का, वो पुस्तक को विविधता प्रदान करते हैं, और विविधता वाली पुस्तक है वो बहुत ही एक विशिष्ट और गुणात्मक रूप से उसे अच्छा समझा जाता है। भाषा की शुद्धता, भाषा शिक्षण की पुस्तक में अशुद्धि बिल्कुल वैसी प्रतीत होती है जैसी दाल चावल में कंकर का आ जाना। शुद्धता के अंतर्गत वर्तनी, विराम चिन्ह,
व्याकरण, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी भाषा शिक्षण की पुस्तक में अशुद्धि स्वीकार्य नहीं है। जब हम भोजन करते हैं और भोजन करते समय यदि हमारे दाल चावल में या किसी भी चीज़ में कंकर आ जाता है तो सारा स्वाद हमारा खराब हो जाता है और उसके बाद में बिल्कुल हमारा भोजन करने का मन नहीं करता। ऐसे ही जब भाषा शिक्षण में अशुद्धि होती है तो वो बहुत ही एक अरुचिकर हो जाता है। और शुद्धता के अंतर्गत वर्तनी आ जाती है, विराम चिन्ह आ जाते हैं, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ विस्मय आदि चिन्ह लगाना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये सब आ जाते हैं। वाक्य की रचना आ जाते हैं और शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होती हैं। पाठ्यपुस्तकों को आधार बनाकर विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करता है। अतः भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद में हम बात करते हैं व्यवहारिकता की। पाठ्यपुस्तकों में व्यवहारिक ज्ञान और लोकाचार की शिक्षा तथा ज्ञान का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिकता यानी व्यवहारिक पाठ्यपुस्तकें केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए जो केवल पढ़ के लगे कि वो वास्तविक नहीं हो। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि रील और रियल लाइफ यानी जो हम फिल्मों में देखते हैं और वास्तविक जीवन में होता है उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन यहाँ गुणी, अच्छी और विशेष पाठ्यपुस्तक वो है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, लोकाचार की शिक्षा हो, यानी किस तरह के आचार विचार व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ज्ञान का समावेश होना चाहिए। और पाठ्यपुस्तक रोचक होनी चाहिए। रुचि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। पाठ्यपुस्तकों की अध्ययन सामग्री रुचिकर होनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान के साथ साथ विषय का रुचिकर होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि कुछ पाठ्यपुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें जो रुचि नहीं होती है, यानी जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, हम चाहे भावात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से, वर्णनात्मक रूप से जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसका अध्ययन करते समय विद्यार्थी को रुचि आनी चाहिए। उसके मन में उत्सुकता होनी चाहिए आगे पढ़ने की, आगे क्या होने वाला है, किस तरह से होना है। तो रुचि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है और पाठ्यपुस्तक रोचकता पर आधारित होनी चाहिए। उसके बाद आती है उपयुक्तता। भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तकें शिक्षा के विभिन्न स्तरों यथा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा और विद्यार्थियों की आयु के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए। पुस्तकों का उपयोग विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की उत्तरोत्तर वृद्धि का साधन है। यानी उपयोगिता या उपयुक्तता, पाठ्यपुस्तकें विभिन्न स्तरों, शिक्षा के विभिन्न स्तरों, आयु के विभिन्न स्तरों के अनुसार निर्मित की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सकते और उनके व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर यानी आगे से आगे बढ़ती हुई वृद्धि का वो साधन होनी चाहिए। अब हमने पाठ्यपुस्तकों के गुणों पर, उसके विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा करी और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप इसे आत्मसात कर पा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के महत्व की, यानी हिंदी शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों का कितना महत्व है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण को आधार प्रदान करती है। निर्धारित समय, दिवस, अवधि और इस तरह अनुकूल विद्यार्थियों को शिक्षक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता और करती है। विद्यार्थियों के स्वाध्याय एवं आवृत्ति में पाठ्यपुस्तकों का अत्यधिक महत्व होता है। जब हम पाठ्यपुस्तकों के महत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं वो उनका जो आधार है वो समय, यानी किस स्तर पर, किस शैक्षिक और आयु के स्तर पर, कितने समय में, कितने दिवसों में और कितनी अवधि में उस पाठ्यपुस्तक में जो ज्ञान दिया गया है, उसमें जो साहित्य की विधाएं हैं, उसमें जो सूचनाएं हैं, उसमें जो हमारी भाषाई उपलब्धियां हैं, उनको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से शिक्षक कक्षा में अधिगम करवाता है, पढ़ाता है। और विद्यार्थियों के स्वाध्याय और आवृत्ति में भी पाठ्यपुस्तकों का अत्यधिक महत्व होता है।
पाठ्य पुस्तकें शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए सचेतक का कार्य करते हैं। सचेतक, जैसे हम आजकल देखा है कि हम सब तकनीकी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत टेक्नो सेवी हो गए हैं और रिमाइंडर लगा लेते हैं। पहले अलार्म लगा लिया जाता था, आजकल जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं कि हमें सचेत कर दिया जाता है कि अब ये होने वाला है, आपको ये करना है, अब आपकी ये मीटिंग है, अब आपको यहाँ जाना है। और तो सचेतक का कार्य करती है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए। पाठों एवं इकाइयों के विभाजन तथा विषय सीमा के विस्तार के प्रति भी सतर्कता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की अत्यधिक महत्व है। पाठों और इकाइयों के विभाजन यानी कितने पाठ होंगे, कितनी इकाई होंगे, उनके विभाजन, उनकी विषय के सीमा के विस्तार की सतर्कता के लिए भी पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक महत्व है। अन्यथा क्या होगा? यदि ऐसा नहीं होगा तो अध्यापक और शिक्षक जो भी अधिगम करवा रहा है वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार हो सकता है कि साहित्य की एक विधा को, क्योंकि कुछ लोगों को व्याकरण बहुत पसंद है, कुछ लोगों को गद्य बहुत पसंद है और कुछ लोगों को पद्य बहुत पसंद है। तो यदि इस तरह से पाठों और इकाइयों के विभाजन और विषय की सीमा के विस्तार के प्रति यदि पाठ्य पुस्तक को सतर्क नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे फिर वो एक निर्धारित जो पाठ्यक्रम आयु और शैक्षिक स्तर के लिए है वो गड़बड़ा जाएगा और उसमें अध्यापक जो है वह स्वरुचि से उसमें विभाजन नहीं कर पाएगा। पाठ्य पुस्तकों में गद्य पद्य व्याकरण की विधाओं का समावेश होता है। साथ ही साथ कविता, कहानी, निबंध, लेख, एकांकी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत एवं उपन्यास आदि के स्वरूप भी स्पष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से भाषा एवं साहित्य के जो इनके पाठ्य पुस्तकें हैं, इनमें भाषा और साहित्य का जो अध्ययन अध्यापन है इसके लिए तथा सामूहिक शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य एवं उत्तम शैक्षिक सहायक सामग्री और साधन है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पाठ्य सामग्री के रूप में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कला, भूगोल, इतिहास, ज्ञान विज्ञान, सामान्य ज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, मनोरंजन, खेलकूद आदि का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तकों का हमने बात करी कि हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है। और पाठ्य पुस्तकों की अब हम बात करते हैं उपयोगिता पर, कि चाहे विद्यालय की बात करें, चाहे महाविद्यालय की बात करें और चाहे हम विश्वविद्यालय की बात करें, विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले पाठ्य सामग्री का निर्धारण, यानी हमारी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें पाठ्य सामग्री का निर्धारण किया जाता है कि कितनी पठन योग्य सामग्री उस पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। उसके बाद भाषा शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए उनकी उपयोगिता है। शैक्षणिक नियोजन में सहायक, जो हम शिक्षा का एक नियोजन करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक हम कार्यक्रम बनाते हैं, उसमें भी सहायक है। शिक्षण में पूरक के रूप में भी, यानी शिक्षण जब कभी शिक्षक नहीं होता है या कुछ विद्यार्थी जब पत्राचार से या स्वाध्याय करते हैं तो उनके लिए भी पूरक के रूप में पाठ्य पुस्तकों की बहुत उपयोगिता है। मूल्यांकन के आधार के रूप में भी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पाठ्य सामग्री का निर्धारण, विज्ञान एवं तकनीकी के वर्तमान समय तथा वैश्विक युग में किसी भी विषय एवं क्षेत्र के संबंध में जानकारी, सूचनाएं, ज्ञान, तथ्यों तथा संग्रहित पांडुलिपियों का भंडार उपलब्ध होना कदापि अचंभित नहीं करता। लेकिन जब बात पाठ्य पुस्तकों की आती है तब अनुभवी शिक्षाविदों द्वारा विद्यार्थी की आयु एवं शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर पठन सामग्री का निर्धारण किया जाता है। यानी गूगल बाबा के युग में और हमारी विभिन्न लाइब्रेरियां, हमारे पास ग्रंथ हैं, कहीं से कोई भी सूचना मिल सकती है, लेकिन कौन सी सूचना किस स्तर पर, किस आयु और किस शैक्षिक स्तर के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, ये पाठ्य सामग्री का
निर्धारण पाठ्य पुस्तकों में होना जरूरी है। भाषा शिक्षण में एक रूपता। प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र में गुरु विद्यमान था। ये बात मैं आपको अपने इस उद्बोधन के आरंभ में ही बता चुकी हूँ। गुरु स्वयं की समझ, योजना, विचार, आदर्श और अनुभव के आधार पर विद्यार्थी के लिए क्या और कितना पढ़ना, समझना, जानना, सीखना तथा अभ्यास करना आवश्यक है, ये निर्धारित करते थे। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी है, इसलिए शिक्षण में एक रूपता होनी चाहिए। यानी स्पष्ट है कि प्राचीन काल में गुरु निर्धारित करते थे, वो देखते थे कि किस विद्यार्थी की कितनी बुद्धि लब्धि है, किस विद्यार्थी में की कितनी जो रुचि है, किस विद्यार्थी का लेवल कितना है और उसको वो कितना समझ सकता है, उसको कितना पढ़ाना है, वो कितना सीख सकता है, वो कितना अभ्यास कर सकता है, उसकी शारीरिक क्षमता क्या है, उसकी रुचि किस कार्य में अधिक है और उसके बुद्धि लब्धि का आधार क्या है। वो सारी चीज़ें वो देख करके वो निर्धारित करते थे कि किस विद्यार्थी को कितना पढ़ाना है। गुरु मतलब ये निर्णय लेने का क्षेत्र कि किसको कितना पढ़ाया जाएगा, ये गुरु के पास था। लेकिन वर्तमान में तो शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित है, इसलिए शिक्षण में एक रूपता होना आवश्यक है। सेक्शन नियोजन में सहायक। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा पाठ्य सामग्री का नियोजन होने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही ये जानते हैं कि उन्हें क्या, कितना और किस क्रम में पढ़ना, जानना और अभ्यास करना है। शिक्षक शिक्षण की योजना, सहायक सामग्री और उपकरणों आदि की व्यवस्था कर सकता है तथा कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि के माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन भी कर सकता है। शैक्षिक नियोजन यानी पाठ्य पुस्तकों में जो सामग्री है उसका नियोजन कौन करता है? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों। वो ये जान लेते हैं कि कितना, किस क्रम में क्या पढ़ना, जानना है और उसके अनुसार कितना अभ्यास करना है। शिक्षक शिक्षण की योजना में सहायक सामग्री, उपकरण आदि की व्यवस्था करते हुए उन्हें पुनरावृत्ति कार्य देता है, कक्षा कार्य देता है, गृह कार्य देता है और उसके आधार पर उनकी परीक्षा लेकर के, मौखिक और लिखित परीक्षा लेके उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन भी कर सकता है। शिक्षण के पूरक के रूप में पाठ्य पुस्तकें। कुछ विद्यार्थी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से कक्षा में अन्य सहपाठियों के साथ अधिगम नहीं कर पाते हैं। रोग एवं अन्य कारणों से अवकाश के चलते वे नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में वे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कक्षा में पठित एवं अभ्यास कराई गई पठन सामग्री का अध्ययन अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार के रूप में पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों की अपेक्षा भाषा शिक्षण का मूल्यांकन अधिक जटिल, कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। यानी अन्य विषयों की अपेक्षा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जो है वो जटिल है, कठिन है और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भाषा की प्रकृति भावात्मक और उन्मुक्त है। पाठ्य बिंदुओं को आधार बना करके प्रश्न पत्र का निर्माण करना सरल हो जाता है और इस प्रकार किया गया मूल्यांकन विश्वसनीय और वस्तुगत होता है। तो हमने अभी जो चर्चा करी उसमें मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूँगी कि पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता पर हमने बात करी और पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता से पहले हमारा जो एक मुख्य हमारी चर्चा का विषय था वो था कि पाठ्यपुस्तकों के विभिन्न गुण या पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं क्या है। पाठ्यपुस्तकों के गुण और विशेषताओं की जब हम चर्चा करी तो हमने कहा कि पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिनमें भाषा के ज्ञान में वृद्धि हो, वो जीवन से संबंधित हो, उनमें ज्ञान की क्रमबद्धता हो, साहित्य की विविधता हो, भाषा की शुद्धता हो, व्यवहारिकता हो, रोचकता हो और उपयुक्तता के साथ साथ उसमें ज्ञान हो। साथ ही साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा में तब हमने बात करी कि पाठ्यपुस्तकें जो है उनकी उपयोगिता क्या है।
पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता में हमने विस्तृत चर्चा करी कि पाठ्य सामग्री का निर्धारण आयु और शैक्षिक स्तर को देख के किया जाता है। भाषा शिक्षण में एक रूपता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, तो सब एक रूपता होनी चाहिए। यानी एक रूपता यानी हमारे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, औसत बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं और औसत से कम बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं, उन सबको ध्यान में रख के शिक्षण में एक रूपता होनी चाहिए। शिक्षक शैक्षणिक नियोजन में सहायक भी हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें, और शिक्षण के पूरक के रूप में, जैसे कि मैंने बताया कि पत्राचार से, डिस्टेंस से, या फिर घर बैठ करके, या किसी कारणवश यदि नियमित रूप से विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पा रहा है तो वो पुस्तकों को पढ़कर भी अपना शिक्षण कर सकता है। और मूल्यांकन करने के लिए कितना पढ़ाया गया, जो शिक्षण सामग्री है उस शिक्षण सामग्री को या जिस पाठ को, जिस इकाई को, जिस अध्याय को लेकर के उस पाठ्य पुस्तक का निर्माण हुआ है, शिक्षण ने जो अधिगम कराया है, उसके जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कितनी हुई, इसके लिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। और मूल्यांकन मौखिक और लिखित रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आज की हमारी ये चर्चा रही है, जिसमें हमने मुख्य रूप से आज की जो हमारी चर्चा थी वो ये थी कि हिंदी भाषा शिक्षण जो हमारा है, वो हिंदी भाषा शिक्षण में हमें पाठ्य पुस्तकों की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। और हमने विस्तृत चर्चा करी पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप पर, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार पर, पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न गुणों पर, और पाठ्य शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व क्या है, और पाठ्य पुस्तकों की शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के जीवन में उपयोगिता क्या है। मैं आशा करती हूँ कि ये चर्चा से आप लाभान्वित हुए होंगे और ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप भी एक मूल्यांकन कर पाएंगे कि पाठ्य पुस्तकें जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, जब आप अपनी हिंदी शिक्षण की पुस्तक को देखेंगे, तो आप उस पुस्तक को आज की इस चर्चा के बाद, आज के इस उद्बोधन और आज के इस व्याख्यान के बाद, आप निश्चित रूप से, मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि आप ये समझ पाएंगे कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो कितनी उपयोगी है और उसमें क्या कमी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।